कैंडिड अमन, कहानियों का रंगमंच। पिछले भाग में आपने सुना एसआर की उंगलियां वेदिका की नरम त्वचा पर अपनी छाप छोड़ रही थी। उसकी सांसें भारी हो रही थी और उसकी पकड़ और ज्यादा मजबूत होती जा रही थी, जैसे वो उसे पूरी तरह से अपने काबू में कर लेना चाहता हो। वेदिका का जिस्म उसकी गर्माहट को महसूस कर रहा था, लेकिन उसका दिमाग अब भी खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था। एसआर ने उसकी गर्दन पर अपने होठों का दबाव बनाया। उसकी जुबान ने उसकी त्वचा को हल्के से छुआ और फिर उसने अपनी पकड़ और भी गहरी कर दी। वेदिका के पूरे बदन में एक सिरहन दौड़ गई। उसकी उंगलियां एसआर के बालों में धंस गई, लेकिन ये उसे रोकने के लिए नहीं था, बल्कि खुद को संभालने के लिए था। एसआर की उंगलियां अब उसकी कमर में सरकती हुई उसकी पीठ तक चली गई थी, उसकी त्वचा पर एक जलती हुई गर्मी छोड़ते हुए। उसकी साड़ी हल्के से ढीली पड़ रही थी और उसका जिस्म एसआर के वजूद के नीचे पूरी तरह से समाता जा रहा था। आधी रात बीत चुकी थी। कमरे में बस उसकी सांसों की आवाज और हल्की रोशनी की गवाही थी। वेदिका उसकी बाहों में इस तरह समा चुकी थी कि वो बेचिंत, निश्चिंत और बेफिक्र थी। एसआर की उंगलियां उसकी खुली पीठ पर धीमे धीमे लय में सरक रही थी, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल रहा था। एक ऐसा एहसास जिसे उसने पहले कभी नहीं जाना था। अब पीछे हटने का कोई रास्ता बचा ही नहीं था। अब आगे हल्की सुनहरी रोशनी खिड़की से छनकर नीचे आ रही थी। सुबह का पहला उजाला कमरे में धीरे धीरे फैलने लगा था, लेकिन एसआर की निगाहें अब भी सिर्फ वेदिका पर जमी थी। उसके चेहरे पर रात की थकान की हल्की परछाई थी, लेकिन उसकी मासूमियत अब भी एसआर के लिए उतनी ही खतरनाक थी। वेदिका ने अपनी नजरें झुका ली। उसकी सांसें अब भी थोड़ी अनियमित थी। वेदिका ने हकलाते हुए जवाब दिया, एसआर, वो रात। लेकिन एसआर ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। एसआर ने इंटेंस आवाज में कहा, श्श्श, मैंने कहा था ना, कोई भी सफाई देने की जरूरत नहीं है। वेदिका ने अपनी नजरें झुका ली। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने खुद को एसआर के करीब पाया, उसकी पकड़ में, उसके करीब, इतने करीब कि वो उसकी सांसों की गर्मी तक महसूस कर पा रहे थे। उसने धीमी आवाज में कहा, क्या आपको सच में मुझसे प्यार है? जैसे खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही हो। एसआर ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, क्या तुम्हें अब भी शक है? उसने धीरे से उसकी उंगलियां अपनी उंगलियों में उलझा दी। एसआर की आवाज धीमी थी, मुझे तुमसे प्यार नहीं करना चाहिए था। लेकिन उसमें एक अजीब सी तकलीफ थी, लेकिन अब कर बैठा तो क्या हो सकता है। उसकी उंगलियां अब भी वेदिका की हथेलियों में उलझी हुई थी, लेकिन उसकी पकड़ सख्त हो गई थी, जैसे उसे खोने के ख्याल से ही उसका खून खौल रहा हो। मैं तुम्हें खोने का ख्याल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता मेरी जान, और यही वजह है कि मैं नहीं चाहता कि मुझे किसी से इतना प्यार हो जाए कि वो मेरी कमजोरी बन जाए। वेदिका का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपनी हथेली खींचने की कोशिश की, लेकिन एसआर ने उसे और भी करीब कर लिया। वेदिका ने अपनी सांसें रोक ली। एसआर की उंगलियां उसके गालों पर आई और उसने हल्के से उनके किनारों पर अपने अंगूठे को फिराया। अब अगर तुम फिर से दूर जाने की कोशिश करोगी तो मैं तुम्हें वैसे ही वापस खींच लूंगा जैसे मैंने कल रात किया था। उसकी आवाज में एक वाइल्ड इंटेंसिटी थी जिसने वेदिका को अंदर तक झंझोड़ दिया। एसआर। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, दरवाजे पर दस्तक हुई। एक सर्वेंट की आवाज आई, एसआर सर, आपसे मिलने कोई आया है। एसआर ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे उस रुकावट से वो चिढ़ गया हो। उसने खुद से बड़बड़ाया, इस बार तो तुम बच गई, लेकिन अगली बार कोई तुम्हें मुझसे बचा नहीं पाएगा वेदिका। और फिर वेदिका को देखते हुए मुस्कुराया। उसने हल्की सी स्माइल के साथ उसकी चिन ऊपर की, फिर खुद उठकर बिस्तर से उतर गया। मैं अभी वापस आ रहा हूं, तुम तब तक यहां से हिलना नहीं। एसआर के जाते ही वेदिका ने अपने चेहरे को दोनों हाथों में छिपा लिया। उसकी धड़कनें अब भी तेज थी। क्या जो कुछ हुआ वो सही था? उसके अंदर अब भी एक कश्मकश थी। एसआर अपनी क्लासिक ब्लैक शर्ट की स्लीव्स मोड़ते हुए हॉल में आया। उसके चेहरे पर एक ठहराव था, लेकिन उसकी आंखों में अब कई कहानियां चल रही थी। एक शातिर प्लानिंग जो अब अपनी पहली चाल चलने को तैयार था। उधर राठौड़ विला में सुबह का उजाला खिड़कियों से झांक रहा था, लेकिन अभिमान के घर में एक अलग ही माहौल बना हुआ था। डोरबेल बजी। एक सर्वेंट जल्दी से दौड़ती हुई दरवाजे की ओर बढ़ी। तभी अंबर की हॉल में एंट्री होती है। उसके बाल हल्के हल्के हिल रहे थे और उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी।
लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की ओर देखा उसकी चाल अचानक से तेज हो गई। दरवाजे पर आर्यन खड़ा था। आर्यन? अंबर के चेहरे पर एक ऐसी खुशी थी जो बहुत दिनों के बाद सुनने को मिली थी। अगले ही पल बिना कुछ सोचे समझे अंबर दौड़कर आर्यन से लिपट गई। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और उसकी आंखें चमक रही थी, जैसे किसी बहुत क्लोज से मिलने का सुकून हो। आर्यन ने भी उसे कसकर गले से लगा लिया, हल्की हंसी के साथ बोला, मिस्ड यू डम्बो। अंबर ने भी उसे गर्म जोशी से जवाब दिया, आई मिस्ड यू टू। लेकिन यह नज़ारा सीढ़ियों से उतरता हुआ अभिमान अपनी आंखों के सामने देख रहा था। वो अपनी टाई को ठीक करते हुए ऑफिस जाने के लिए नीचे आ रहा था, लेकिन जैसे ही उसने अंबर को किसी और के गले लगते देखा उसकी चाल रुक गई। उसकी आंखें सिकुड़ गई, मुट्ठियां हल्की हल्की भिज गई, अंदर एक अजीब सा गुस्सा दौड़ गया। कौन है ये शख्स और अंबर इसे अपनेपन से गले क्यों लगा रही है? लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता, अंबर और आर्यन हंसते हुए बिल्कुल बेपरवाह अंदाज में बातें करने लगे। आर्यन ने हल्के से छेड़ते हुए कहा, तू तो बिल्कुल वैसे की वैसी है यार। अंबर ने हंसते हुए बालों को पीछे किया और कहा, और तू भी बिल्कुल वही फ्लर्टी स्टाइल। आर्यन ने आंखें विंक करते हुए कहा, ओ प्लीज, मैं बस सच बोल रहा था। अंबर खिलखिलाकर हंस पड़ी। अभिमान का चेहरा अब और तना हुआ था। उसके अंदर गुस्से की एक लहर उठ रही थी। ये बेखबर हंसी, ये बेपरवाह खुलेआम अपनापन, सब कुछ उसे अंदर से झुलसा रहा था। वो तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतरा। अब वो बिल्कुल करीब था। अंबर अभी भी मुस्कुराते हुए आर्यन से कुछ कहने जा रही थी, लेकिन तभी आर्यन की नजर अचानक अभिमान पर पड़ी। वो हल्का ठिठक गया और फिर अंबर से पूछा, ये कौन है अंबर? अंबर पलटी। अभिमान वहीं खड़ा था, गुस्से से सर्द आंखें लिए हुए। अंबर ने थोड़ा सहज होते हुए कहा, ओह, ये मेरे हस्बैंड है, अभिमान सिंह राठौड़। उसकी आवाज में कल की चहक थी, लेकिन अभिमान की सख्त निगाहों ने आर्यन का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। आर्यन जो हमेशा हर सिचुएशन में खुद को कूल रखता था, उसने हल्के से मुस्कुराते हुए अभिमान की ओर हाथ बढ़ाया। हाय मिस्टर अभिमान, मैं आर्यन मेहरा हूं, अंबर का सबसे पुराना दोस्त। अभिमान ने उसके हाथ की ओर देखा, पर उसने हाथ नहीं मिलाया। इसके बजाय उसने एक सख्त एक्सप्रेशन के साथ अपनी टाई ठीक की और गला साफ किया। फिर उसने बिना किसी इमोशन के अंबर की ओर देखा और कहा, अंबर, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, मैं ऊपर रूम में इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारा। फिर बिना आर्यन को जवाब दिए वो सीधा अपने कमरे की ओर चला गया। अंबर ने अपनी जगह पर खड़ी उसकी पीठ को जाते हुए देखा, जो जानती थी कि अभिमान को ये सब अच्छा नहीं लगा, लेकिन उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आर्यन ने हल्की हंसी के साथ सिर झटका। तेरे पति तो सच में बहुत खड़ूस है यार। अंबर ने हल्का मुस्कुराया और मुस्कुराकर आर्यन की तरफ देखा और मजाक में कहा, खड़ूस तो है, पर छोड़, पहले तुझे गेस्ट रूम दिखा देती हूँ। उसने सर्वेंट को बुलाकर कहा, आर्यन को गेस्ट रूम दिखा दो। आर्यन, में थोड़ी देर में आती हूँ। आर्यन ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, हाँ जरा, खड़ूस पति की डांट सुनने जा। अंबर ने अपनी बात पर हल्का सा सिर झटका और अभिमान के कमरे की तरफ बढ़ गई। अंबर जैसे ही अंदर गई, अभिमान खिड़की के पास खड़ा था। उसकी पीठ उसकी तरफ थी, उसके कंधे थोड़े सख्त और टाइट लग रहे थे। अंबर को देखे बिना ही उसने कहा, तुम्हारा दोस्त बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हो रहा तुमसे? अंबर ने हल्का सा हंसते हुए कहा, हाँ, बहुत पुराना दोस्त है ना मेरा। अभिमान ने गहरी सांस ली और पलटा, और तुम्हारे ये पुराने दोस्त अब तुम्हारे साथ यहाँ रहने भी आ गए? हाँ। अंबर ने हल्की भौहें उठाई और सीधे उसकी आंखों में देखा। हाँ, आएंगे, कोई प्रॉब्लम? अभिमान की जबड़ों की नसें हल्की सी उभर गई थी। उसने धीरे से अपनी बाजू क्रॉस की और बेहद सख्त आवाज में कहा, मुझे नहीं पसंद कि मेरे घर में कोई बाहरी शख्स इस तरह से बेहिचक घूमे, जैसे वो यहाँ का मालिक हो। अंबर ने हल्का सा सिर झुकाया और कहा, ओ, तो अब ये भी आप तय करोगे कि मेरे दोस्त मुझसे कैसे मिलेंगे? अभिमान उसकी इस बात पर झुंझला उठा। बात ये नहीं है अंबर, बात यह है कि तुम्हारा और उसके बीच इस तरह की केमिस्ट्री मुझे पसंद नहीं आई है। अंबर के चेहरे पर हल्की सी शरारती मुस्कान आ गई। वो कुछ कदम आगे बढ़ी और वो अभिमान के एकदम करीब आ गई। उसकी आवाज में हल्की मिठास थी। क्या हुआ अभिमान, आपको जलन हो रही है? अभिमान के जबड़े और ज्यादा सख्त हो गए। उसने तीखी निगाहों में अंबर को देखा और कहा, फालतू बात मत करो अंबर। अंबर ने हल्के से सिर झुकाया और धीमे से फुसफुसाई, अच्छा, तो फिर आपको इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? अभिमान ने कुछ कहने से पहले मुंह खोला, लेकिन कोई शब्द नहीं बोला। उसकी आंखों में कुछ था, गुस्सा, नाराजगी और शायद कुछ और भी। अंबर ने एक विजयी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा, फिर पलटी और कहा, मैं आर्यन को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने जा रही हूँ, आप भी आ जाइए। अभिमान ने बिना जवाब दिए उसे जाते देखा। उसका गुस्सा अब और भी ज्यादा बढ़ गया था। उसने खुद से बुड़बुड़ाया,
ये लड़की मुझे पागल कर देगी। अंबर के जाने के बाद अभिमान अब भी वहां खड़ा था। उसके जबड़ों की नसें हल्की हल्की उभर आई थी, उसकी मुट्ठियां बिछ रही थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी कड़वाहट थी। उसने खुद से बड़बड़ाया, ये कौन सा नया तमाशा शुरू कर दिया इसने। वो जानता था कि अंबर एक जिद्दी और बेपरवाह लड़की है, लेकिन वो ये खेल खेल सकती है उसे नहीं पता था। आर्यन, उसके दिमाग में ये नाम गूंज रहा था, आर्यन मेहरा। जैसे इतनी जल्दी इतनी कंफर्टेबल हो गई हो वो उसके साथ, और ये आदमी इतना फ्री होकर अंबर के साथ घुल मिलकर बातें कर रहा है। अभिमान ने गहरी सांस ली और गुस्से को काबू करने की कोशिश की। मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन उसका सब्र अब जवाब दे रहा था। ना ही मैं अंबर को एसआर के पास जाने दे सकता हूं और ना ही मैं इस नए आदमी को अपने घर में सहन कर सकता हूं। वो तेजी से कमरे से बाहर निकला और डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ा, जहां से अंबर और आर्यन की हंसी की आवाजें आ रही थी। जैसे ही उसने हॉल में कदम रखा, उसने देखा आर्यन किचन काउंटर पर बैठा था और अंबर उसके ठीक सामने खड़ी थी। आर्यन आराम से हंसते हुए कुछ कह रहा था और अंबर भी उसे उतनी ही बेफिक्री से जवाब दे रही थी। आर्यन ने चुटकी ली, तेरे घर में तो सर्वेंट्स भी बहुत प्रोफेशनल हैं। मुझे तो लगा जैसे मैं किसी मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप में आ गया हूँ। अंबर ने हंसते हुए कहा, हाँ वो सब अभिमान का असर है। अभिमान की भौहें तन गई। ये इंसान मेरे घर में बैठकर मेरे खिलाफ बातें कर रहा है और मेरी बीवी इसे कैसे इसकी बातों पर हंस रही है। उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। अंबर की हंसी अचानक थम गई जब उसने अभिमान को अपने सामने बढ़ते हुए देखा। अभिमान बिना भूमिका के अंबर से कहता है, तुम्हें उससे बात करनी होगी। अंबर ने हल्का सा सिर झुकाया और सवालिया नजरों से देखा। किससे? अभिमान ने आंखें आर्यन की ओर घुमाते हुए कहा, उससे। अंबर ने अब खुलकर मुस्कुराते हुए कहा, ओ गॉड, आप उससे की जगह आर्यन भी तो कह सकते हैं। आर्यमन। अभिमान के आंखों में हल्की सी चिढ़ चमकी। उसने सख्त आवाज में कहा, नाम लेने की क्या जरूरत थी? हाँ, तुम बस उसे समझा दो जो मैंने तुमसे कहा है। अंबर ने भौहें उचकाई, जैसे इस बात पर उसकी हंसी छूटने वाली हो। ओह, तो आपको जलन हो रही है? अभिमान ने तुरंत उसे घूरा। मैं जलन जैसी सस्ती चीज महसूस नहीं करता। अंबर ने हल्का सिर झुका लिया और बेहद शांत लहजे में कहा, फिर इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है आपको? अभिमान ने जवाब दिया, मुझे किसी बाहरी आदमी का इस घर में इस बेफिक्री के साथ घूमना पसंद नहीं है। अंबर ने उसे तिरछी निगाहों से देखा और फिर जानबूझकर बोली, अगर इतनी प्रॉब्लम है तो मुझे मेरे भाई के घर ड्रॉप कर दीजिए ना। अभिमान का चेहरा सख्त हो गया। वो एकदम से चुप हो गया। अंबर ने मन ही मन सोचा, अब खुद फंस गए। अभिमान ऐसी सिचुएशन में था कि अब ना तो वो उसे एसआर के घर भेज सकता था और ना ही आर्यन को वहां बर्दाश्त कर सकता था। अभिमान ने एक गहरी सांस ली और अपने जबड़े को भींचते हुए कहा, तुम कहीं नहीं जा रही हो अंबर? अंबर ने सिर झुकाया और फिर धीमे से मुस्कुराई। तो फिर मुझसे मेरे दोस्त के साथ बात करने की इजाजत मत छीनो। अभिमान की मुट्ठी बिछ गई। ये लड़की जानबूझकर यह सब कर रही है। वो अब कुछ और कहने ही वाला था, लेकिन तभी आर्यन ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, कोई सीरियस मैटर है क्या? अंबर ने सिर घुमाया और जवाब दिया, नहीं नहीं, बस कुछ छोटी मोटी बातें। अभिमान को अब और गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी घड़ी की ओर देखा और फिर सख्त आवाज में कहा, मैं सुबह का नाश्ता अपने भाई अभिमन्यु के साथ करूंगा। इतना कहकर वो पलटा और तेजी से अभिमन्यु के कमरे की तरफ अब वो बढ़ चुका था। अंबर अब और भी ज्यादा मुस्कुरा रही थी। बेचारा अभिमान। जलन उसे हो रही है, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। जैसे ही अभिमान अभिमन्यु के कमरे में पहुंचा, उसने बिना दरवाजा खटखटाए दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। अभिमान ने अपने भाई अभिमन्यु से कहा, मैं आज तेरे साथ ब्रेकफास्ट करूंगा। अभिमन्यु, जो एक रिलैक्स पोस्चर में बैठा था, हैरान रह गया। क्या बात है भाई, ऐसा तो आपने आज तक कभी किया ही नहीं। अभिमान ने जवाब दिया, क्योंकि मेरा मूड ऐसा करने का था। अभिमन्यु ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अच्छा, या फिर क्योंकि कोई और बात आपको परेशान कर रही है? अभिमान चाहकर भी अपनी जलन और गुस्से को छिपा नहीं पा रहा था। क्या होगा आगे? क्या एसआर और वेदिका के थोड़े और इंटेंस रोमांटिक मोमेंट्स आएंगे? कहानी में जानने के लिए बने रहिए। सुनते रहिए कैंडिड अमन।